चलिए, तो हम लोग अपोलॉजी एक्सप्रेशंस पे काम कर रहे थे, जिसमें कल की क्लास में हमने 26 अप्रॉक्स में अपोलॉजी से रिलेटेड एक्सप्रेशंस को हमने कवर किया था, जिसमें हमने कुछ ट्रिक्स भी पास किए हुए थे और ट्रिक्स के तहत हमने याद किया था। हम सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस क्रिएट करेंगे जिसका नाम है आई एम सॉरी। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो आई एम एम्बैरेस्ड। क्या बोलेंगे? आई एम एम्बैरेस्ड। उसके बाद हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे पहला एडवर्ब क्या होगा? शो। दूसरा क्या होगा? वेरी। वेरी नहीं, वेरी। क्या बोलेंगे? वेरी। उसके बाद एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली के बाद रियली। रियली के बाद ट्रूली, और ट्रूली के बाद टेरिबली। याद कीजिएगा, सबसे पहले क्या? शो। सबसे पहले शो के बाद वेरी के बाद एक्सट्रीमली के बाद रियली के बाद ट्रूली के बाद, एक बार फिर से, सबसे पहले शो के बाद वेरी के बाद एक्सट्रीमली के बाद रियली के बाद और ट्रूली के बाद। चलिए, सबसे पहला सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 बोलेंगे, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13 एंड नंबर 14। कोई दिक्कत है? इस तरह से 14 एक्सप्रेशन, 14 एक्सप्रेशन हम आसानी से याद कर लेते हैं। ठीक है ना? एक बार मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्रोनाउंसिएशन के साथ। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे आई एम सॉरी। आई एम बोलेंगे या आई एम बोलेंगे? आई एम सॉरी। दूसरा बोलेंगे आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी। फिर यहाँ पे सिंपल सेंटेंस क्रिएट करेंगे, आई एम एम्बैरेस्ड। फिर बोलेंगे आई एम सो एम्बैरेस्ड, आई एम वेरी एम्बैरेस्ड, आई एम एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड, आई एम रियली एम्बैरेस्ड, आई एम ट्रूली एम्बैरेस्ड, आई एम टेरिबली एम्बैरेस्ड। कोई दिक्कत है? उसके बाद हमने सीखा था कि जब हमारे किसी रिलेटिव में किसी की मौत हो जाती है, या फिर वो हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, हमारे रिलेटिव्स हो या फिर हमारे फ्रेंड हो, उसमें यदि किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए हमने 3 सेंटेंस सीखा था। सबसे पहला सेंटेंस था आई एम सो सॉरी। सबसे पहला सेंटेंस क्या था? आई एम सो सॉरी। इसके बाद हमने कुछ और टैग किया था ना, क्या था वो? फॉर योर लॉस। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, या फिर आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, या फिर आई एम सो सॉरी दैट हैपेंड टू यू। बोलिएगा, सबसे पहला क्या? आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। क्या बोलेंगे? आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, एंड आई एम सो सॉरी दैट हैपेंड टू यू। इसका मतलब हुआ कि आपकी क्षति के लिए मुझे खेद है। दूसरे का मतलब हुआ कि यह सुनकर मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, यह सुनकर मुझे चोट पहुंची, मैं कष्ट में हूँ यह सुन करके। तीसरे का मतलब हुआ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे कष्ट है, मैं तकलीफ में हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई दिक्कत है? उसके बाद हमने एक्सक्यूज से पिक किया था। एक्सक्यूज में सबसे पहले हम लोग सिंपल रखेंगे, एक्सक्यूज मी। उसके बाद एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग। सबको जुबान पे रट के रखिएगा, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग। नेक्स्ट, आई रिग्रेट। उसके बाद आई ट्रूली रिग्रेट। नेक्स्ट, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई इग्नोरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी नासमझी के लिए मुझे माफ़ करें, मेरी नासमझी के लिए माफ़ करें, मेरी नादानी के लिए मुझे माफ़ करें। इसके बाद हमने सीखा था कि जब कम्युनिकेशन के दौरान किसी से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके दौरान यदि हम सामने वाले की बात को नहीं समझ पाए और उसकी बात को हम फिर से रिपीट करवाना चाहते हैं उसके लिए, तो हम सबसे पहले बोल सकते हैं पादन। क्या बोल सकते हैं? पादन। इससे ज़्यादा फॉर्मल हम करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं पादन मी सर। क्या कह सकते हैं? पादन मी सर। इसे ज़्यादा और फॉर्मल बनाना चाहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं आई बेग योर पादन। उसके बाद यदि मान लीजिए कि आपने किसी की बहुत पिटाई कर दी, आप किसी के साथ बहुत ही रूड बिहेव कर लिए,
और आपको पछतावा है उसके लिए, आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूड, यानी कि बहुत ज़्यादा रूड होने के लिए मुझे माफ़ कर दो। कोई दिक्कत है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने सीखा था कि हम इसमें किसी भी रूल को याद करने वाले नहीं हैं। तो फिर सवाल उठा था कि आखिर हम काम कैसे करेंगे? इस 50+ एक्सप्रेशंस में हम कैसे समझेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा? ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई थी। और इसके लिए हमने 3 चीज़ सीखा हुआ था। सबसे पहली बात क्या था? डिमांड ऑफ टाइम क्या है? सबसे पहली बात क्या थी? डिमांड ऑफ टाइम। और दूसरी बात, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? दूसरी बात क्या थी? हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? और तीसरी बात क्या थी? द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग ऑफ रिग्रेट, यानी कि फीलिंग ऑफ रिग्रेट की इंटेंसिटी कितनी है। 3 बात फिर से याद रखेंगे। सबसे पहली बात बोलिए, डिमांड ऑफ टाइम, यानी कि समय की मांग क्या है, समय की नज़ाकत क्या है। दूसरी बात, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और तीसरी बात, इंटेंसिटी कितनी है, किस चीज़ की? फीलिंग ऑफ रिग्रेट की। अच्छा, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी? इंटेंसिटी, जैसे कि आप लोग कहते हो कि आज जो अर्थक्वेक आया हुआ था उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, है ना? रिएक्टर स्केल पे वो 9 समथिंग था। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? लेवल, पावर कह सकते हैं क्या? द पावर ऑफ समथिंग, द वॉल्यूम ऑफ समथिंग, हाँ बोल सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का स्ट्रेंथ कितना है, किसी भी चीज़ का पावर कितना है, यानी कि आपके अंदर जो पछतावे का एहसास है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। और इसी 3 चीज़ों को समझते हुए हम यूज करेंगे कि कहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन ज़्यादा परफेक्ट होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। माई अपोलॉजी, माई अपोलॉजी। इसके बाद लिखेंगे आई अपोलोजाइज, I sincerely apologize. I want to apologize for. I owe you an apology. Please accept my apologies. Please accept my sincerest apology. चलिए नोट कर लिए। चलिए बोर्ड पे आइए। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन पे काम कीजिए। देखिए इस वर्ड को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अ प ल जी, अपोलॉजी। पी पे फोर्स डालना है, अपोलॉजी। चलिए बोलिए मेरे साथ, अपोलॉजी, 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 अपोलोजाइज, अपोलोजाइज। देखिए ऐसे, अ प ल जाइज, अपोलोजाइज। बोलिएगा अपोलॉजी, 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 अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज नहीं, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, अपोलॉजी। पी पे फोर्स डालिए, अपोलॉजी, 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 अपोलोजाइज, 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 अपोलॉजीज, 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 अपोलॉजीज। अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा याचना या फिर क्षमा मांगना।
क्षमा याचना करना या फिर क्षमा मांगना, किसी से आप माफ़ी मांगते हो उसी को अपोलॉजी कहा जाता है। चलिए बेसिकली मैं इस वर्ड पे ज़्यादा फोर्स करना चाहूँगा, माई अपोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। माई अपोलॉजी के रिगार्डिंग मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा, इट इज़ मच मोर फॉर्मल दैन आई एम सॉरी। इफ़ यू आर यूजिंग आई एम सॉरी, if you are using I am sorry instead of my apology, then it won't be better. And what is the situation of using this? If the situation is like this, you have committed a big mistake, you have committed a big mistake, यानी कि आपकी गलती बहुत ही बड़ी है, और बहुत ही बड़ी गलती है इसकी मतलब फीलिंग ऑफ रिग्रेट की इंटेंसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। और फीलिंग ऑफ रिग्रेट की इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आप जो है ज़्यादा फॉर्मल सेंटेंस अब यूज करेंगे, यानी कि अब ज़्यादा फॉर्मल होकर के आप किसी से माफ़ी मांगने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये याद रखिए कि यह जो टर्म है, यह जो एक्सप्रेशन है, वह आई एम सॉरी से ज़्यादा फॉर्मल है। आई एम सॉरी और माई अपोलॉजी दोनों में ज़्यादा फॉर्मल कौन है? माई अपोलॉजी। माई अपोलॉजी का यूज जो है आप बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से एक ऑर्डर किया, एक ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन वो ऑर्डर जो है आपको संडे को चाहिए था, आने वाले संडे को, लेकिन वो शो कर रहा था कि मैं आपके ऑर्डर को मंडे तक पहुंचा पाऊंगा, डिलीवर करवा पाऊंगा। आपने तुरंत वहाँ के एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट किया, बात किया और कहा कि देखिए सर, ये ऑर्डर मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पेरेटिव है और मुझे ये मंडे को ही चाहिए, संडे को ही चाहिए, ये मुझे संडे को ही चाहिए। लेकिन वो ऑर्डर को फुलफ़िल कब कर रहा है? मंडे को। और कंडीशन ये है कि वह ऑर्डर को संडे को डिलीवर नहीं कर सकता है, मंडे को ही डिलीवर कर पाएगा ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो डिलीवर करने की स्पीड है वह बहुत ही कम है और मंडे को ही पॉसिबिलिटीज़ बनती है डिलीवर करने का। तो ये बताइए, उस एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपोलॉजी मांगना और उसके बाद फिर से वो गलती नहीं करना, ये बात पॉसिबल है क्या? वो तो सबसे पहले माफ़ी मांगेगा। आप जो उस एग्जीक्यूटिव से बात करोगे तो सबसे पहले वो क्या बोलेगा? माई अपोलॉजी। क्या बोलेगा? माई अपोलॉजी। और उसके बाद फिर वो कहेगा बट योर ऑर्डर विल नॉट अराइव अंटिल मंडे, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो सोमवार से पहले नहीं आ सकता है। देखिए, माफ़ी तो मांगा, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी वही गलती किया। आपने कॉल क्यों किया था? ताकि संडे को आपका पार्सल डिलीवर हो जाए। तो वो माफ़ी मांग रहा है, इसका मतलब वो गलती अब ना करे, वो संडे को पार्सल डिलीवर कर दे। लेकिन अपोलॉजी मांगने के बाद भी क्या वो पार्सल को डिलीवर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी कैसे मांगेंगे वो देखिए, माई अपोलॉजीज़। क्या बोलेंगे? माई अपोलॉजीज़। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप अपोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब आपने इस सेंटेंस को ज़्यादा फॉर्मल बना लिया। यहाँ पे आप ज़्यादा माफ़ी मांग रहे हैं, ज़्यादा फॉर्मल हो रहा है, यहाँ पे कम फॉर्मल हो रहा है। तो ज़्यादा फॉर्मल बनाने के लिए हम लोग अपोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे इन कंपैरिजन टू अपोलॉजी। माई अपोलॉजीज़ बट योर ऑर्डर विल नॉट अराइव अंटिल मंडे। इसका मतलब हुआ कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपका जो ऑर्डर है वो सोमवार तक और डिलीवर नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत है? साइड में कहीं नोट में लिख लीजिएगा, पहले हिंदी लिखिएगा। माफ़ कीजिए लेकिन आपका ऑर्डर सोमवार तक नहीं पहुंच पाएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई अपोलॉजीज बट योर ऑर्डर विल नॉट अराइव अंटिल मंडे। सेंटेंस नोट कीजिए इंग्लिश में। यदि मान लीजिए कि आप फ्लिपकार्ट का एक एग्जीक्यूटिव है, कस्टमर एग्जीक्यूटिव है, तो इस तरह से आप अपने अपोलॉजी को प्लेस करेंगे। कहीं भी नोट कर लीजिए, माई अपोलॉजीज बट योर ऑर्डर विल नॉट अराइव अंटिल मंडे।
तो सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे माई अपोलॉजी के रिगार्डिंग कि इसका जो यूज है वह बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। सबसे पहली बात किसके कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है? और ये आई एम सॉरी से ज़्यादा फॉर्मल है कि कम फॉर्मल है? ज़्यादा फॉर्मल है। और इसका यूज किसके कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है? बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। किस तरह से वो बात समझ में आ गई? उसके बाद आप मान लीजिए किसी इन्विटेशन में नहीं जा पाए, आपको इनवाइट किया गया आपके फ्रेंड के द्वारा, आपके क्लोज के द्वारा, आपके कलीग्स के द्वारा, लेकिन आप उस पार्टी फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाए, तो भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी कि दूसरा यूज समझिएगा, इन ऑर्डर टू डिक्लाइन इन्विटेशन। क्या बोलेंगे? इन ऑर्डर टू डिक्लाइन इन्विटेशन। तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्विटेशन को डिक्लाइन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट। मैं अपनी पूरी जवाबदेही लेता हूँ, पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट, मैं उसके बारे में गलत था। चलिए ध्यान से आप पहले सेंटेंस को देखिए, इसमें सॉरी आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आई टेक माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं पे सॉरी दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन ध्यान से देखिएगा इसको तो आपको सॉरी मिलेगा। जैसे कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति यहाँ से भाग गए अफ़गानिस्तान से अपने जनता को तालिबान के हाथ में सौंप करके, लेकिन कुछ दिन के बाद सम टाइम्स लेटर ही रियलाइज दैट ही डिड रॉन्ग टू द सिटीजन्स ऑफ अफ़गानिस्तान। कुछ दिन के बाद उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने अफ़गान के नागरिकों के साथ गलती किया, गलत किया, वहाँ से उनको भागना नहीं चाहिए था। यानी उन्होंने एक भगोड़े का काम किया, नागरिक को तालिबान में के हाथ में छोड़ करके वहाँ से माइग्रेट नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद जब अफ़गान के राष्ट्रपति वहाँ पे आए अफ़गानिस्तान, तो उन्होंने कहा आई टेक माई ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक माई ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैं अपनी पूरी जवाबदेही लेता हूँ। तो पूरी जवाबदेही लेता हूँ, इसका मतलब क्या? इस सेंटेंस के निकलने का मतलब क्या है? आपके अंदर में फीलिंग ऑफ रिग्रेट है। यदि आपके अंदर में फीलिंग ऑफ रिग्रेट नहीं है तो ये सेंटेंस आपने कैसे पास कर दिया? ये सेंटेंस आपके मुंह से कैसे निकला? तो आई टेक माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या है? कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। इसमें मैंने सॉरी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बाद ही फीलिंग ऑफ रिग्रेट यहाँ पे अपीयर हो चुका। और लर्निंग इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि चीज़ों को हूबहू ट्रांसलेट नहीं करना है, उसके एक्सप्रेशन को पकड़ना है, उसके मीनिंग को पकड़ना है और एक्सप्रेस कर देना है। ट्रांसलेट करने के पीछे हम लोग नहीं भागेंगे। कोई दिक्कत है? दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट। इसमें भी कहीं सॉरी का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपने कहा कि मैं उस समय में गलत था, तो मैं उस समय में गलत था, इसका मतलब आपके अंदर जो है फीलिंग ऑफ रिग्रेट है, आप अपने आप को उस चीज़ के लिए जिम्मेदार मान रहे हो, तभी तो आपने कहा आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट। तो बिना सॉरी का भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं चीज़ों को? कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे माई फॉल्ट, माई फॉल्ट कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे ब्रो। यहाँ पे देखिए माई फॉल्ट ब्रो, ये जो है ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। माई फॉल्ट ब्रो, अमेरिकन जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, माई फॉल्ट ब्रो। इसके अलावा आप बोल सकते हो इट्स माई फॉल्ट, या फिर आप बोल सकते हैं इट्स ऑल माई फॉल्ट, या फिर आप बोल सकते हैं दैट्स माई फॉल्ट, या इसके जगह पे आप बोल सकते हो सॉरी इट वॉज माई फॉल्ट, या फिर आप बोल सकते हो विल यू प्लीज फॉरगिव मी, या फिर बोल सकते हो I'll try not to do it again। चलिए बोर्ड पे आइए, बाद में नोट कीजिएगा। माई फॉल्ट ब्रो, यहाँ पे मैंने कहीं भी सॉरी वर्ड नहीं रखा है, ध्यान से देखिए। माई फॉल्ट ब्रो, सॉरी यहाँ पे दिखता है कि नहीं दिख रहा है आपको? सॉरी यहाँ पे आ चुका है ना, या ना बाकी है? माई फॉल्ट ब्रो, यहाँ पे फीलिंग ऑफ रिग्रेट है कि नहीं है? सॉरी लाना जरूरी है क्या? लेकिन इसको और ज़्यादा फॉर्मल बनाना चाहते हैं, यानी आपको गलती का एहसास और ज़्यादा है, ये आप दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सॉरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सॉरी माई फॉल्ट ब्रो, थोड़ा सा और ज़्यादा फॉर्मल हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इट्स माई फॉल्ट। आपने कहा यह मेरी गलती है,
इसमें मेरी कमी है, इट्स माई फॉल्ट। सॉरी यहाँ पे अपने आप आ चुका है कि नहीं आ चुका है? यानी कि सॉरी के बिना भी आप बहुत सारी तरीक़ों से अपोलोजाइज मांग सकते हो, अपनी अपोलॉजी को एक्सप्रेस कर सकते हो। तीसरा है इट्स ऑल माई फॉल्ट, यानी ये सारी मेरी गलतियाँ हैं। नेक्स्ट है दैट्स माई फॉल्ट, वह मेरी गलती है। नेक्स्ट है सॉरी इट वॉज माई फॉल्ट, माफ़ कीजिए वह मेरी गलती थी। उसके बाद विल यू प्लीज़ फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? यहाँ पे मैंने सॉरी यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके बाद ही फीलिंग ऑफ रिग्रेट अपने आप आ रहा है। विल यू प्लीज़ फॉरगिव मी, नहीं क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? नेक्स्ट है आई ट्राई नॉट टू डू इट अगेन, मैं इसे कोशिश करूँगा कि फिर से दोबारा मेरे से यह ना हो। जैसे कि आपने होमवर्क याद नहीं किया, मैंने आपको डांटा, आपने कहा विल यू प्लीज़ फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ कर पाइएगा? आई ट्राई नॉट टू डू इट अगेन, आई ट्राई नॉट टू डू इट अगेन, यानी मैं कोशिश करूँगा कि मैं फ्यूचर में ऐसा ना करूँ। और इस सेंटेंस को बोलने का मतलब क्या है कि आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हो, और प्रॉमिस क्या कर रहे हो कि पास्ट में जो आपने गलती की है उसको प्रेजेंट में सीखते हुए फ्यूचर में इस काम को नहीं करेंगे, यही ना? आई ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, नॉट टू डू इट अगेन, इसको फिर से नहीं करने की। इसका मतलब पास्ट में आपसे कोई गलती हुई है ना, प्रेजेंट में आपने प्रॉमिस किया है ना, क्या प्रॉमिस किया है कि फ्यूचर में मैं इस काम को फिर से रिपीट नहीं करूँगा। कोई दिक्कत है? तो इस तरह के सेंटेंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पास्ट के मिस्टेक्स को सीखते हुए, ओवरकम करते हुए, प्रेजेंट में कुछ प्रॉमिस करके फ्यूचर में उस काम को रिपीट नहीं करने की। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है फॉरगिव, इसके प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा काम कीजिए। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है छोड़ना या भूल जाना। ध्यान से समझिएगा। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक सबसे लेटेस्ट स्टेटमेंट आया हुआ था, जब वहाँ पे टेरर अटैक हुआ था उसके बाद। वह स्टेटमेंट क्या था, उसमें मैं पूरा स्टेटमेंट का मेंशन नहीं करूँगा, उसमें से 2 स्टेटमेंट को मैं पिक कर रहा हूँ जिस स्टेटमेंट में इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा था वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल नॉट फॉरगेट। ये 2 स्टेटमेंट का उन्होंने यूज़ किया था। वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगेट, हम भूलेंगे नहीं, वी विल नॉट फॉरगिव, हम माफ़ भी नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसके बाद एक ड्रोन से उन्होंने अटैक करके कुछ ISIS के टेररिस्ट को मारने का काम किया। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो प्रोनाउंसिएशन था वो इस तरह से किया गया था, फॉरगिव। क्या किया गया था? फॉरगिव। और एक और वर्ड उन्होंने कहा था जिसका प्रोनाउंसिएशन उन्होंने किया था फॉरगेट। क्या किया था? फॉरगेट। एंड एज यू नो, इफ आर कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड or last of a word or in the middle of a word, then according to American pronunciation R is pronounced, R is pronounced, and that's why Mr. Joe Biden pronounced R and he said forgive, he said forgive and he said forget. But what will you say? आप क्या कहोगे? Because you know very well that your accent is ब्रिटिश, यू फॉलो ब्रिटिशर्स, आप ब्रिटिशर्स को फॉलो करते हो। आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो एक्सेंट है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो साउदर्न स्टैंडर्ड है, ब्रिट एक्सेंट है। तो ब्रिट एक्सेंट में आर साउंड रिसिप्ट प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग कभी साइलेंट रहता है तो कभी प्रोनाउंस होता है। साइलेंट कब रहेगा? जब आर साउंड किसी वर्ड के लास्ट में आएगा और जब बीच में आएगा और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट उसको फॉलो कर रहा हो, तब जा करके वो साइलेंट रहेगा। यहाँ पे बताइए ये आर साउंड जो है वो प्रोनाउंस होगा कि साइलेंट होगा? क्यों साइलेंट होगा? क्योंकि इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है क्या? तो बताइए, यहाँ से आर को मैं हटा दूँ क्या? इसको क्या पढ़ूँ? फॉरगिव। क्या पढ़ूँ? तो हम लोग फॉरगिव पढ़ेंगे या फॉरगिव पढ़ेंगे? फॉरगिव। यानी किसी से माफ़ी मांगना है तो आप बोलेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आइए, आर साउंड बीच में आया है क्या? और आर साउंड के बाद आने वाला जो लेटर है उसका साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट या वॉवेल? तो आर साउंड यहाँ पे प्रोनाउंस होगा या नहीं होगा? साइलेंट रहेगा क्या? इस आर को हटा दूँ? आप पढ़ के बताइए, फॉरगेट या फॉरगेट? फॉरगेट। चलिए बोलिए मेरे पीछे, फॉरगिव, 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 फॉरगेट, फॉरगिव, फॉरगेट, फॉरगिव, फॉरगेट। यदि आप आर को प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो फॉरगिव, नहीं करना चाहते हैं तो फॉरगिव। आर को प्रोनाउंस करेंगे फॉरगेट, नहीं करना चाहते हैं तो फॉरगिव। कोई दिक्कत है? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे माई फॉल्ट ब्रो। ये ज़्यादातर जो है यूएस में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बोलेंगे इट्स माई फॉल्ट, इट्स ऑल माई फॉल्ट, दैट्स माई फॉल्ट। अब यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करके भी इस एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हो, दैट वॉज माई फॉल्ट। ठीक है, तो इसमें डिस्कस करना तो ज़रूरी नहीं है, आप खुद वेरिएशन ला सकते हैं इसमें।
नेक्स्ट है सॉरी इट वॉज माई फॉल्ट, या फिर आप बोल सकते हैं विल यू प्लीज़ फॉरगिव मी। विल यू फॉरगिव मी, यदि यहाँ से प्लीज़ को हटा देते हैं तो कम फॉर्मल हो जाएगा, और प्लीज़ के लगने से यहाँ पे फॉर्मल का लेवल बढ़ जाएगा। या फिर आई ट्राई नॉट टू डू इट अगेन, मैं इसे फिर से दोबारा नहीं करने की कोशिश करूँगा। और जो बाइडेन का स्टेटमेंट था, उन्होंने एक और वर्ड का इस्तेमाल किया था, जो वर्ड था NOT। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है नाट होता है। क्या होता है? नाट। अमेरिकन जो है इसको ऐसे पढ़ते हैं, नाट। क्या पढ़ते हैं? नाट। वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव, वो नाट बोल रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है इसको नाट पढ़ते हैं, नॉट, ऐसे नॉट। देखिए नाट एंड नॉट, नॉट ऐसे पढ़ लीजिए, नॉट, नॉट। इसको आप नाट भी पढ़ सकते हो, नॉट भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो कॉपी में आप नोट बनाते हो, ये है नोट, NOT, इसको पढ़ते हैं नोट। क्या पढ़ते हैं? नोट, नोट। देखिए कितना अंतर है, नोट एंड दिस इज नाट। इसको क्या पढ़ेंगे? नाट। और यह क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट? स्पीच का कौन सा पार्ट है? एडवर्ब है। क्या है? और कैसा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ निगेशन। कैसा एडवर्ब? आपने सीखा था कि यस जो है वह एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है, और नो, नॉट एंड नेवर ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। और नेवर का परसेंटेज कितना? 0% ना, यानी कि आपने किसी काम को कभी किया ही नहीं है तो वो नेवर का केस है, और आप किसी काम को रोज करते हो, हमेशा करते हो, तो ऑलवेज का केस है। और ऑलवेज का परसेंटेज कितना होता है? 100%। यानी कोई भी काम का परसेंटेज 100 है तो ऑलवेज, और किसी भी काम के नहीं करने का परसेंटेज 0 है तो नेवर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कीजिए, कोई सवाल है तो प्लीज़ कीजिए। देखिए इसको लोग पढ़ते हैं छौ, खांटी बिहारी, छौ, छौ पढ़ते हैं ना, छौ। इसको 6 पढ़ा जाता है, हालांकि कंप्लीट सही है 6, ये सही है कंप्लीट। इसको 6 पढ़िए, 6 नहीं। आज सुधार लीजिए, आज के बाद गलती नहीं कीजिएगा। ये 6 है, 6 नहीं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं 9, 9, 9। ये क्या है? 9, ऐसे। इसको पढ़ते हैं 11, 11। ये गलत है, इसको पढ़ा जाता है 11। क्या पढ़ते हैं? 11। इसको पढ़ते हैं 21, 21। इसको पढ़ा जाता है 21। क्या पढ़ते हैं? 21। इसको आप लोग पढ़ते हो 29, 29, यही ना पढ़ते हैं? 29, 29 बोला जाता है, 29। सही प्रोनाउंसिएशन 29 है। इसको आप लोग पढ़ते हो 31, 31। आप सही पढ़ रहे हो, 31। चलिए बोलिए 31, 31, 29, 21, 11, 9, 6। कोई दिक्कत? आज के बाद पढ़ोगे गलत तो करारा थप्पड़ लगेगा। हाँ, अब सही नहीं होने वाला है। आप ठान ही लियो तो कैसे होगा? आप तो जैसे बोल रहे हो जैसे लग रहा है कि तालिबान आ गया है यहाँ पे। तालिबान के आने के बाद भी कुछ लोग वहाँ पे उम्मीद नहीं छोड़े, लेकिन आप तो जैसे लग रहा है कि तालिबान से भी बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक आप पे हो गया है। ये इनका कहना है कि अब सही नहीं हो सकता है, यानी कि तालिबान से भी बड़ा चीज़ कोई इन पे अटैक कर दिया है कि उम्मीद ही ख़त्म कर लिए हैं। तालिबान के अटैक करने से कुछ लोग तो उम्मीद अभी तक जिंदा करके रखे हैं, लेकिन तालिबान से भी बड़ा स्ट्राइक हो गया। लगता है ISIS से भी खतरनाक ग्रुप यहाँ पे आ चुका है। अरे बाप रे बाप। बताइए, आपको लगता है कि अब सुधर ही नहीं सकता है तो फिर मेरी क्लास में क्यों आ रहे हो? तब सुधर कैसे नहीं सकता है? यहाँ पे सुधारने के लिए ही तो आप आ रहे हो। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे। उप्स, थक गए तो इसको एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा वो बताएंगे ना, तो ये काम करके रखिएगा तब तो। चलिए नोट कीजिए। उप्स, सॉरी। नहीं जी, एक्सप्रेशन लिखो। Oops, sorry, I messed up. I messed up. I'll not do it again. Yeah, it won't happen again. Oops, sorry, I messed up. I'll not do it again. It won't happen again. हो गया? चलिए
यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप उप्स सॉरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप उप्स सॉरी का इस्तेमाल करते हैं या सिंपली यदि आप उप्स बोल देते हैं, उप्स, मान लीजिए कि आपसे कॉफ़ी गिर गई, ठीक है, आप बोलते हो मम्मा के पास, मम उफ, यानी कि आपको रिग्रेट है, आप सिंपली ये कहेंगे, इसका मतलब सॉरी आपने कह दिया। ज़्यादा फॉर्मल के लेवल को बढ़ाना है तो आप कहेंगे उप्स सॉरी, यानी कि माइनर एक्सीडेंट्स को, माइनर मिस्टेक्स को शो करता है। यदि गलती बहुत ही छोटी हो, सोशल क्राइम्स हो, काफ़ी छोटी गलती हो, तो आप बोलेंगे उप्स सॉरी। उसके बाद आई मेस्ड अप। आई मेस्ड अप का मतलब समझिएगा। सबसे पहले तो इसमें एक फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया है, मेस्ड अप, इसको लिख लेंगे, यह एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है गड़बड़ कर देना, गड़बड़ कर देना या फिर गंदा करना। और इसी से एक वर्ड बना है मेसी। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कुछ बच्चे आए और बच्चों ने सारे सामान को इधर उधर फेंक डाला, तो आप बोलेंगे इट इज़ लुकिंग वेरी मेसी, ये बहुत ही मेसी दिख रहा है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है, गंदा दिख रहा है, इधर उधर सारे सामान बिखरे पड़े हैं, फेंके हुए हैं, ठीक है ना। मेसी का मतलब होता है बहुत ही गंदा, यानी कि कोई भी सामान अपने सही जगह पे नहीं रखा हुआ है। और मेशअप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिगाड़ देना, ठीक है। आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं इसे फिर नहीं करूँगा, यानी इसका मतलब आपके अंदर फीलिंग ऑफ रिग्रेट है। या फिर आप कहेंगे इट वॉन्ट हैपन अगेन, ऐसा फिर दोबारा नहीं होगा, यहाँ पे भी सॉरी आ गया है। सबको एक ही साथ में मत बोल देना, सब अलग अलग एक्सप्रेशन है। कुछ और सेंटेंस मैंने बनाया है आप लोगों के लिए जो बहुत ही बेहतरीन है, बस 5 मिनट का टाइम लगेगा, आप लिख लो, ठीक है। बहुत बेहतर सेंटेंस है, लिखिएगा। चलिए इतना फटाफट नोट कीजिए। कितना हो गया टोटल? 60 प्लस हुआ क्या? 56। अच्छा, चलिए अब आप लोग तो पर डे गलती करते ही हो, कुछ ना कुछ हमेशा गलती करते ही रहते हो। तो अब से यदि कोई भी गलती हो तो सिचुएशन को समझना, समय की नज़ाकत को समझना, डिमांड क्या है, गलती कितनी बड़ी है, और उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हुए इन सारे एक्सप्रेशंस में से किसी एक एक्सप्रेशन को आप वहाँ पे प्लेस कर देना। और ध्यान रखना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आपके मुंह से निकले, ताकि यह सारी एक्सप्रेशंस आपको याद रहे और समय पे इसका यूटिलाइज कर सके। देखिए और कुछ एक्सप्रेशंस है यहाँ पे, जैसे कि कैन यू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हो, इसका मतलब फीलिंग ऑफ रिग्रेट को ये शो कर रहा है। यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस, आप इसका आरोप मेरे पे लगा सकते हो, इसका मतलब यह भी तो फीलिंग ऑफ रिग्रेट है। मैंने कहा मुझसे गलती हो गई, आप इसकी जवाबदेही मुझे दे सकते हो, इसका आरोप मेरे पे डाल सकते हो, इसका मतलब है कि मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। आई शुडंट हैव सेड दैट, डोंट बी मैड एट मी, इसका यूज़ करना समझिएगा, बहुत ही अच्छा है। आई शुडंट हैव सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। डोंट बी मैड एट मी, इतना नाराज़ मत हो, इतना गुस्सा मत करो। जैसे कि कभी कभी ऐसी गलतियां भी आप कर देते हो कि मम्मा बहुत नाराज़ हो जाती है, मम्मी बहुत गुस्सा आ जाती है, और इतना गुस्सा आ जाती है कि अपना पेस्ट्री रोलर निकाल करके सीधा एक्शन में आ जाती है। पेस्ट्री रोलर का मतलब होता है बेलन, यानी बेलन निकाल करके वो एक्शन में आ जाती है। तो आप कहते हो मम्मा डोंट बी मैड एट मी, डोंट बी मैड एट मी, यानी इतना गुस्सा मत करो। इसका मतलब क्या हुआ, इतना गुस्सा मत करो। डोंट बी मैड एट मी, यानी कि इतना ज़्यादा गुस्सा आप मत कीजिए। आई शुडंट हैव डन दिस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई शुडंट हैव डन दिस, डोंट बी मैड एट मी। जैसे कि आपने बहुत बड़ी गलती की, अपना होमवर्क याद करके नहीं लाया और मैं आपको पीटने के लिए आगे बढ़ा, स्टिक उठाया, तो आपने कहा कि आई शुडंट हैव डन दिस, प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, कृपया इतना गुस्सा ना करें। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट है व्हाट कैन आई डू टू मेक इट राइट, अब मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये भी सॉरी कहने का एक तरीका है। व्हाट कैन आई डू टू मेक इट राइट, मैं सही करने के लिए अब क्या कर सकता हूँ। या फिर हाउ डू आई मेक इट राइट, मैं इसे सही कैसे कर सकता हूँ। सॉरी आई एम लेट, यदि आप लेट हो जाते हो तो आप क्या बोलोगे, सॉरी आई एम लेट। और मान लीजिए कि आप देर हो गए और आपका जो है वेट कोई कर रहा था, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और उसमें आप ही की वजह से सारे लोग रुके हुए थे, सब आपका वेट कर रहे थे, तो इससे बेटर होगा आप बोलिए सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, आपको इंतज़ार करने के लिए मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या बोलेंगे, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। नेक्स्ट है सॉरी आई डिडंट मीन टू डू दैट,
माफ़ कीजिए, ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा मतलब ऐसा करने का नहीं था। कोई दिक्कत है? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई अपॉलॉजी मांगे, आपसे कोई माफ़ी मांगे, तो एक्सेप्टेंस में यानी कि स्वीकृति में, यानी कि आपने किसी को माफ़ कर दिया, इस चीज़ के लिए कैसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि एक्सप्रेशंस इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट एन अपॉलॉजी। ओके, एनी डाउट इन टुडेज क्लास? ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।